देखिए आज का अपना टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल जो है उसमें जो टेंजेंट वाला फॉर्म है वो टेंजेंट और का फॉर्म जो है हम 11th में जब स्ट्रेट लाइन पढ़े थे तो वहाँ पे हम बता चुके हैं, ठीक है। तो उसमें एक पॉइंट आया था स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होगा, क्योंकि किसी भी लाइन का जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट का ज़रूरत होता है और एक स्लोप का, क्योंकि लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जो अगर मान चलो एक स्लोप हमें दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, कोई भी पॉइंट एक दे दिया है हमें x1, y1, ठीक है, और उसका स्लोप दे रखा है m, एक पॉइंट दिया है x1, y1 और स्लोप दे रखा है m। तो इसके लिए जब लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1, लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये लाइन का इक्वेशन होता है जब एक पॉइंट दिया रहेगा और एक स्लोप दिया रहेगा। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये चीज़ हम 11th में बताए थे स्लोप लिखने के लिए। अब स्लोप जो है तो स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, और m इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। स्लोप को डिनोट करते हैं m से और m इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ हम 9th में भी हम पढ़ चुके हैं जो स्लोप क्या होता है। जैसे मान चलो ये एक कर्व है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया थीटा, ये हम एक कर्व बना दिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये है पॉइंट P, ठीक है। तो ये इस कर्व के लिए देखें तो हमें वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये लाइन हो गया, ये लाइन है, तो इस लाइन का हमें स्लोप लिखना है। स्लोप का मतलब क्या होता है, उसका ढलान कितना है, उसका ढाल कितना है, ठीक है। तो इस लाइन का हमें स्लोप लिखना है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का स्लोप क्या होगा, द ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट, द ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। जो टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है टेन थीटा। द ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट ए लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो ये लाइन है, इस लाइन और ये एक्स एक्सिस, लाइन और एक्स एक्सिस से एंगल जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज में। तो एक्स एक्सिस तो हमारा ये हो गया और लाइन ये हो गया, तो एंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है थीटा। तो ये एंगल जो थीटा है यही क्या होता है टेंजेंट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कैसे बनेगा, ये चीज़ 11th में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे तो वहाँ पर भी हम आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए डिटेल में पढ़े थे, जब आर्ग्यूमेंट निकाल रहे थे, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो कितना होगा वो सब डिटेल में बताए थे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो स्लोप जो होगा वो क्या होगा, यानी कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होगा एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, निगेटिव नहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि एक्स एक्सिस इधर भी होता है और एक्स एक्सिस जो है वो इधर भी है। तो इधर वाला एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन है और इधर वाला जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल फॉर्म होगा एंटी क्लॉकवाइज में उस लाइन के साथ में, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म होगा उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं टेन थीटा। तो जैसे कि मान चलो ये स्लोप है, ठीक है। तो ये स्लोप जैसे हमें दे रहा, ये कर्व है, तो इस कर्व का अगर हम स्लोप देखेंगे तो इस कर्व का स्लोप क्या है, ये जो कर्व है इसका स्लोप क्या है, तो इस कर्व का जो स्लोप होगा, इस कर्व का स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप होगा इसका, ठीक है। ये जो कर्व बना हुआ है इस कर्व का अगर हम स्लोप देखना चाहें तो इस कर्व का स्लोप यहाँ पे होगा, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, जो यानी कि ढलान उसका कितना है। तो यहाँ पे मान लो इस P पॉइंट पे हम इसका स्लोप देख रहे हैं, P पॉइंट पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा m इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि इसके लिए हमें क्या है जो थीटा का वैल्यू पता है। तो जब थीटा का वैल्यू पता होगा तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है जो m इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अब देखो जैसे हम
एक तो हम देख लिए जब थीटा का वैल्यू पता रहेगा तो वहाँ पे स्लोप जो होगा वो क्या होगा, m इक्वल टू टेन थीटा। जब थीटा का वैल्यू पता होगा तो स्लोप होगा m इक्वल टू टेन थीटा। अब स्लोप निकालने का 11th में एक और फॉर्मूला पढ़े थे, वो फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक फॉर्मूला ये था स्लोप निकालने का, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला कब था, जब हमें किसी भी लाइन का कोऑर्डिनेट यानी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, 2 पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा x1 y1 और x2 y2, तब स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सब चीज़ 11th में हम प्रूव कर चुके हैं। तो स्लोप निकालने का 2 फॉर्मूला आ गया। तीसरा फॉर्मूला था m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तीसरा फॉर्मूला था m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, जहाँ पे a जो है, a क्या है, माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ y, माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ y। यानी कि ये जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला किसके लिए बना, जब हमें लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये किसी लाइन का इक्वेशन है। तो इस लाइन का अगर स्लोप लिखना होगा तो हम कंसीडर कर लिए जो इस लाइन का स्लोप जो है वो m के बराबर है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है जो m इक्वल टू माइनस ए बाई बी, तो उसी a को लिख दिए, जो a को हम क्या बोलेंगे, कॉफिशेंट ऑफ x, और b को क्या बोलेंगे, कॉफिशेंट ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है m इक्वल टू माइनस ए बाई बी। तो 3 फॉर्मूला तो हमारे पास ये बन के आ गया है। एक एंगल जब दिया रहेगा तो m इक्वल टू टेन थीटा, जब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और तीसरा हो गया जब लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए बाय बी। ए क्या है, कॉफिशेंट ऑफ x, और b क्या है, कॉफिशेंट ऑफ y। 3 फॉर्मूला ये हो गया। चौथा क्या हो गया, जो यानी कि स्लोप निकालने का मतलब क्या है, जो स्लोप यानी कि स्लोप को डिनोट करते हैं m से, तो m इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। स्लोप निकालने का मतलब क्या है, जो डी वाई बाय डी एक्स निकालना। अगर किसी भी चीज़ का स्लोप निकालना है, अगर वो फंक्शन हमें जो जिस फंक्शन का हमें स्लोप निकालना है वो फंक्शन को हम देख लेंगे, अगर वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल का मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। और डिफरेंशिएट करने पे जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिलेगा, जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिलेगा वही क्या होगा, उसका स्लोप होगा, ठीक है। तो स्लोप का 4 फॉर्मूला हो गया। पहला हो गया जब थीटा का वैल्यू पता रहेगा तो m इक्वल टू टेन थीटा। दूसरा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और तीसरा हो गया इक्वेशन के फॉर्म में, जब इक्वेशन गिवन रहेगा लाइन का तो माइनस ए बाय बी। और चौथा हो गया उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, चौथा हो गया उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को लेके चलो, इसका हमें स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन a, क्योंकि a कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस बी वाई में b कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू 0। अब ये जो a है, a को उठा के इधर कर देंगे, कीजिएगा b dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए। जो प्लस ए था इसको उठा के हम इधर कर दिए तो माइनस ए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए बाय बी। और यही जो माइनस ए बाय बी है इसी को हम क्या बोले थे, जो इस लाइन का स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप इन चारों में से किसी भी मेथड से हम स्लोप निकालेंगे, सब स्लोप इक्वल ही आएगा, कभी चेंज नहीं होगा, चाहे किसी भी मेथड से हम निकाल लें। बस एंगल दिया रहेगा टेन थीटा लगा देंगे, अगर कोऑर्डिनेट है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर लाइन का इक्वेशन है तो माइनस ए बाई बी, या फिर फंक्शन कर्व के फॉर्म में दे रखा है तो उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास स्लोप। अब देखो अगर कोई भी लाइन क्या होगा, जो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा, कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन होगा। इक्वली इंक्लाइन का मतलब जितना एक्स एक्सिस से झुका होगा, इंक्लाइन का मतलब झुका हुआ,
जितना एक्स एक्सिस से झुका होगा उतना ही वाई एक्सिस से झुका होगा, ठीक है। जितना एक्स एक्सिस से झुका हुआ होगा उतना ही वाई एक्सिस से भी झुका होगा। तो उस लाइन का जो स्लोप होगा, इसको हम याद रखेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। तो हमें क्या देखना है, जो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से, कोई भी लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आ गया, ठीक है। तो कोई भी लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल झुका होगा, इंक्लाइंड का मतलब झुका होगा। यानी कि ये जो लाइन है, ये लाइन अगर इस एक्स एक्सिस से इस लाइन के बीच का एंगल अगर 45 डिग्री है, तो इस लाइन और इस वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा ये भी 45 डिग्री होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है। यानी इक्वल झुका हुआ है, इंक्लाइंड का मतलब झुका हुआ। ये लाइन जो है इस एक्सिस से 45 डिग्री पे झुका हुआ है, ये लाइन जो है इस वाई एक्सिस से 45 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है। ये क्या हुआ, इक्वली इंक्लाइंड। यानी कि ये लाइन जो है अपने दोनों एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। जितना एक्स एक्सिस से झुका हुआ है उतना ही वाई एक्सिस से झुका हुआ है। तो इस लाइन का जो स्लोप होता है m इक्वल टू, वो होता है प्लस माइनस, इस लाइन का जो स्लोप होगा, दो को स्लोप निकल के आएगा, m इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस बात को याद रखेंगे, जब कोई भी लाइन इक्वली इंक्लाइंड होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा, तो उसका स्लोप होगा m इक्वल टू प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 क्यों हुआ, क्योंकि अभी हम इसमें देखे थे स्लोप ऑफ ए लाइन में, जो स्लोप ऑफ लाइन में क्या लिखा हुआ है, जो किसी भी लाइन का स्लोप क्या होगा, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होगा, उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होगा, उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म होगा वही एंगल से क्या होगा, उसका स्लोप निकल के आएगा। तो देखो, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल फॉर्म हुआ कितना हुआ, 45 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल फॉर्म हुआ 45 डिग्री, तो इसलिए इसका स्लोप हो गया यानी 45 डिग्री फॉर्म हुआ। यानी यहाँ पे दो गो एंगल फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे दो गो स्लोप है, एक +1 और दूसरा -1। तो +1 स्लोप कब आया होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो उस केस में जब स्लोप निकालेंगे तो m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan 45। तो यहाँ से आ जाएगा तो m इक्वल टू 1, ठीक है। तो किसी भी लाइन का स्लोप लिखने के लिए हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर कर लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लिखने का मतलब क्या हुआ, जो घड़ी के विपरीत दिशा जो एंटी क्लॉकवाइज है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लिए हैं। बात समझ में आ गया। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है जो एंटी क्लॉकवाइज में हमें पॉजिटिव एंगल मेजर करना है, तो ये जरूरी नहीं है जो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही चलना है। यानी एंटी क्लॉकवाइज का जो डायरेक्शन है वो हमारे हिसाब से पॉजिटिव हो गया। अगर हम क्लॉकवाइज में चलेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये हो गया लाइन। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन के बीच का एंगल तो हो गया 45 डिग्री, एक तो ये हो गया। दूसरा, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन का एंगल एक ये भी हो सकता है। बात समझ आ गया। यानी कि हमें स्लोप निकालने के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन तक का एंगल मेजर करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 45 डिग्री है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये भी है और वही लाइन यहाँ भी है, तो एक एंगल हम इधर से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से इधर एंगल, तो जब यहाँ से यहाँ एंगल मेजर करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इस ये जो है इस क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इधर 45 है, ये भी 45 है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। यानी कि 135 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 135, पता चल गया थीटा का वैल्यू 135 है।
तो यहाँ से m इक्वल टू 10 135, m इक्वल टू 10 135, तो 10 135 का वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू 10 90 प्लस 45, 135 को लिख दिया 90 प्लस 45 और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, तो 10 उसमें क्या होगा, निगेटिव होगा। तो m इक्वल टू माइनस, क्योंकि निगेटिव होगा इसलिए माइनस, और 45 का वैल्यू 1, क्योंकि 10 जो होगा वो चेंज हो जाएगा क्वाट में, 10 जो होगा वो चेंज होगा क्वाट में। क्यों चेंज होगा, क्योंकि 90 का मल्टीपल जो है वो 1 है, और 1 क्या है, ऑड नंबर। तो जब भी 90 का मल्टीपल ऑड नंबर रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा। ये सब चीज़ हम 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब हुआ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो कोई भी लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन होगा, यानी बराबर झुका होगा, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा, यानी +1 भी होगा और -1 भी होगा। +1 क्यों होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है। -1 क्यों होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 135 है, क्योंकि हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन तक का एंगल मेजर करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 45, अगर यहाँ से लेके इधर का एंगल देखें तो ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर का एंगल आ गया 135 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, स्लोप हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब जो भी पॉइंट हम बताएं इसको हम डिफाइन कर देते हैं, एक एक करके। डिफाइन तो कर ही दिए, यानी कि हम लिख देते हैं। तो ये तो हो गया स्लोप ऑफ ए लाइन। अब देखिए एक नोट पॉइंट है जो अभी बताए थे इक्वली इंक्लाइन के लिए, द स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस, ठीक है। द स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस, एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस, देन m इक्वल टू ±1। जो चीज़ अभी बताए थे, अगर इक्वली इंक्लाइंड होगा तो उसका स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू ±1, ठीक है। नंबर 1 पहला पॉइंट, स्लोप ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन इट। यानी कि अगला जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन, लाइन का स्लोप लिखना है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, जब उसका कोऑर्डिनेट का टर्म्स रहेगा, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन इट। अभी बताए थे जिस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जो स्लोप होता है वो स्लोप कितना होता है, m इक्वल टू कोऑर्डिनेट के फॉर्म में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, लेट p x1, y1 एंड q x2, y2 बी 2 points on a line, then m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। यानी कि क्या हुआ, ये जो p जो x1, y1 है और q जो है वो x2, y2 है, ये दोनों पॉइंट p और पॉइंट q जो है ये किसी लाइन के ऊपर है। ये दोनों पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो है किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। दो फॉर्मूला लिख दिए यहाँ पे। एक स्लोप का फॉर्मूला ये हो गया जो m इक्वल टू टेन थीटा, ये कब होगा, जब उसके लिए हमें थीटा का वैल्यू पता होगा। और दूसरा होगा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में
जब कोऑर्डिनेट हमें पता होगा x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसके बाद वाला जो था वो कौन सा था, इक्वेशन के फॉर्म में, जब हमें लाइन का इक्वेशन गिवन रहेगा, ठीक है। तो नंबर 2, दूसरा स्लोप ऑफ ए लाइन when its equation is given। अब जो है लाइन का स्लोप हम लिख रहे हैं जब इक्वेशन गिवन होगा, तो अभी बताए थे इक्वेशन जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप जो आया था वो आया था m इक्वल टू माइनस ए बाय बी, ठीक है। इसी चीज़ को वहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए, द स्लोप ऑफ ए लाइन whose equation is ax plus by plus c equal to 0 is given by m equal to माइनस a बाय b, या फिर a को लिख देंगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और b को लिख देंगे कॉफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला हमें स्लोप का निकाल दिए, और चौथा फॉर्मूला को हमें याद रखना है, जो स्लोप निकालने का मतलब क्या है, जी dy बाय dx निकालना। अगर किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, अगर उस लाइन का इक्वेशन पता है या कर्व जो भी दे रखा है, तो उसका स्लोप अगर निकालना है तो dy बाई dx का वैल्यू निकाल देंगे। अगर dy बाई dx निकल गया वही उसका क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम जो है इन सब चीज़ जितना भी फॉर्मूला है इसको हम 11th में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इससे अगले टॉपिक पे। तो स्लोप जो होगा, स्लोप को हम डिनोट करेंगे m से, स्मॉल m। स्लोप जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से, और m निकालने का यहाँ पे 3 फॉर्मूला हम बताए, और चौथा फॉर्मूला था जो उस चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी कि जो dy बाई dx का वैल्यू निकलेगा वही dy बाई dx का जो वैल्यू होगा उसका स्लोप होगा। देखिए अगला हेडिंग है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये चीज़ भी हम 11th में स्टेट लाइन में पढ़े थे, जो 2 लाइन के बीच का एंगल, ठीक है। तो 2 लाइन के बीच का जो एंगल होता है जैसे ये दोनों लाइन हो गया, एक लाइन को हम ले लिए L1, एक लाइन को ले लिए L2। ये जो L1 और L2 है, तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, ये दोनों लाइन जो है इसके बीच का एंगल, ठीक है, इसके बीच का एंगल मान के चलो ये वाला एंगल हम निकाल रहे हैं थीटा। इसके बीच का जो एंगल है ये हो गया थीटा, या फिर इसके बीच का एंगल ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि वर्टिकल या अपोजिट एंगल, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो इस कोई भी 2 लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए हम 11th में भी बताए थे, जो वहाँ पे क्या होता था, हमें स्लोप पता करना है, हमें स्लोप पता करना है, दोनों लाइन का हमें स्लोप पता करना है। तो ये वाला जो लाइन है इसका जो स्लोप है वो m1 है, और ये जो लाइन है इसका स्लोप जो है वो m2 है, ठीक है। यानी फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप L1 है, ये m1 है, और सेकेंड वाले लाइन का जो स्लोप है वो m2 है, ठीक है। तो वहाँ पे एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का। यानी कि टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे,
जो दोनों लाइन के बीच का एंगल हम निकाल लेंगे। यानी एंगल निकालने के लिए हमें लाइन का स्लोप पता करना होगा। अगर स्लोप पता चल जाएगा दोनों लाइन का तो स्लोप से हम क्या करेंगे, एंगल निकाल लेंगे, क्योंकि एंगल जो था वो क्या था, स्लोप से रिलेटेड था। क्योंकि m इक्वल टू क्या था, टेन थीटा, m इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स m, यानी कि m इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये टेन जो सीधा है उधर जाके उल्टा हो जाएगा, ठीक है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स m, यानी कि एंगल जो है वो स्लोप से रिलेटेड है। एंगल जो है वो स्लोप से रिलेटेड है, यानी कि स्लोप पे ही डिपेंड कर रहा है। तो किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना होगा तो दोनों लाइन का हम स्लोप पता करेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, दोनों लाइन के बीच का एंगल आ जाएगा। इसी चीज़ को हम लिख दे रहे हैं, द एंगल थीटा बिटवीन two lines having slopes m1 and m2 is given by tan theta equal to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, ठीक है। सर दो लाइन के बीच का स्लोप एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब देखो, यानी कि यहाँ तक जो भी कुछ पढ़े इसमें क्या है, यानी कि सिर्फ स्लोप ही हम देख रहे हैं। यानी किसी भी चीज़ का हम स्लोप कैसे निकालेंगे, या फिर एक आ गया जो यहाँ पे दो लाइन के बीच का हम एंगल कैसे लिखेंगे। तो स्लोप निकालने का मतलब क्या है जी, dy बाई डी एक्स निकाल देना, या फिर जो 11th में हम फॉर्मूला पढ़े थे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, या फिर एंगल के फॉर्म में, या फिर इक्वेशन के फॉर्म में, तो उस फॉर्मूला से हम स्लोप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि द एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2, यानी कि दो गो लाइन है, उन दोनों लाइन का स्लोप m1 और m2 है। एक लाइन का स्लोप m1 दूसरे का m2, तो उसका फॉर्मूला जो है होता है टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और ये चीज़ जो है हम 11th में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला। अब क्या होगा, जो वो दोनों के दोनों लाइन, ये जो दोनों लाइन दे रखा है, हो सकता है जी किसी केस में दोनों लाइन्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे, या फिर किसी केस में दोनों लाइन्स जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। तो उस केस में क्या होगा, तो देखो नंबर 1 पहला पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, जब L1 और L2 यानी कि दोनों लाइन्स जो हैं वो दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, व्हेन L1 पैरेलल L2, यानी कि L1 का मतलब फर्स्ट लाइन और L2 का मतलब सेकेंड लाइन, यानी कि L1 और L2 जो है वो पैरेलल है, ठीक है। तो व्हेन L1 पैरेलल L2 देन थीटा इक्वल टू कितना होगा, पैरेलल का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों एक ही प्लेन में रखे होंगे। पैरेलल का मतलब क्या होगा, दोनों लाइन जो होंगे वो एक ही प्लेन में रखे होंगे और एक ही जैसा रखे होंगे। दोनों क्या होगा, एक जैसा रखा होगा। वो दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। या फिर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे अगर कांस्टेंट होगा यानी कि इक्वल होगा तो वो लाइन क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। जैसे कि ये हो गया, तो ये दोनों लाइंस क्या होगा, पैरेलल लाइन है। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करें, यहाँ पे मेजर करें, यहाँ पे कहीं भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस इक्वल होगा। दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो वो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब हमें पता तो चल गया जब पैरेलल किसको बोलते हैं। अब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का एंगल हमें लिखना है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0 होता है, क्योंकि एंगल फॉर्म होने के लिए कम से कम दो गो रे को टकराना चाहिए। एंगल फॉर्म होने के लिए कम से कम देखो, एक रे इधर गया, दूसरा रे इधर गया, तब जाके यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा। यानी एंगल फॉर्म होने के लिए दो गो रे को टकराना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है अगर मान चलो एक रे ये है, दूसरा रे ये है, क्या है, ये दोनों पास कर रहा है, यानी ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, यानी दोनों कभी भी एक दूसरे से टकराएगा नहीं, यानी मिलेगा ही नहीं। और जब मिलेगा ही नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल नहीं बनेगा। और जब एंगल नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री।
तो हम याद रखेंगे जो पैरेलल लाइन के केस में थीटा का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, इसको याद रखना है। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो पैरेलल लाइन के लिए जो थीटा का जो वैल्यू है वो हमें पता चल गया जो 0 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं जी, ये थीटा का जो वैल्यू 0 है वो यहाँ पर रख देते हैं। ये जो थीटा का वैल्यू 0 है वो यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा tan 0 इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू जो है वो 0 हम यहाँ पर रख दिए, इसको अब लिख लिए। tan 0 का वैल्यू 0, जो tan 0 है उसका वैल्यू क्या होता है 0, तो tan 0 का वैल्यू 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई m1 माइनस m2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 माइनस m2, और 1 प्लस m1 m2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इस m2 को उठा के इधर ले आते हैं तो m1 बराबर m2। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, L1 पैरेलल L2, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा 0 और स्लोप क्या होगा इक्वल होगा। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उन दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दोनों लाइन हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं, यानी दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया जी, एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, जो उन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो दूसरा पॉइंट, व्हेन L1 परपेंडिकुलर L2 देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि जब L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हमें पता चल गया जो 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो tan 90 यहाँ पर रख दिए, थीटा का वैल्यू 90, तो tan 90 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखो हम सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, सिर्फ प्लस लेके सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या है 0 से 90 में चल रहा है, और 0 से 90 में क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑल पॉजिटिव ही होगा। तो tan 90 का वैल्यू कितना होता है नॉट डिफाइंड। tan 90 जो है उसका वैल्यू क्या होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 का मतलब क्या हो गया जो sin 90 अपॉन cos 90। हाँ, और sin 90 का वैल्यू होता है 1 और cos 90 का वैल्यू होता है 0। बस में आ गया। तो यहाँ पे tan 90 का वैल्यू हम लिख दिए नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट, इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड कब आता है जब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड होता है। नॉट डिफाइंड कब आता है जब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो ये जो नॉट डिफाइंड है, ये कब आएगा जब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो इनफाइनाइट है इसको हम लिख देते हैं 1/0, क्योंकि 1 में 0 से डिवाइड कर दिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो 1/0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 1 प्लस m1 m2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू इस m1 माइनस m2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये जो +1 है इसको उठा के इधर ले आएंगे तो m1 m2 इक्वल टू -1। तो ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। उन दोनों लाइन के बीच का एंगल 0 होगा और दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा बराबर होगा, यानी इक्वल होगा। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा। जब दो लाइन एक दूसरे के
परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा। और जब 90 डिग्री होगा तो उन दोनों लाइन के स्लोप का जो मल्टीप्लाई होगा वो -1 के बराबर आएगा, क्योंकि एक स्लोप m1 और दूसरा स्लोप m2 और दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो कितना है -1। बात समझ आ गया। दोनों पॉइंट को हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ये बहुत यूज में आएगा। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो m1 बराबर m2, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो m1 m2 -1, यानी कि दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई जो होगा वो -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो है स्लोप यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। और इतना चीज़ जो है हम 11th में भी स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ चुके हैं, जितना भी पॉइंट बताए हैं सब कुछ हम 11th में पढ़े हुए हैं। अब क्या है, जो हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है, अब जो है हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है। लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 11th में बताए थे स्ट्रेट लाइन में जी, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट का जरूरत होगा और एक स्लोप का जरूरत होगा। किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट का जरूरत होगा और एक स्लोप का। तो पॉइंट हमें दे रखा है x1, y1 और स्लोप है m। इसका इक्वेशन जब हम लिखेंगे y - y1 बराबर m x - x1, ये लाइन का इक्वेशन होता है। y - y1 बराबर m x - x1। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। देखिए अगला हेडिंग है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन्स passing through a point x1, y1 and having slope m is y - y1 equal to m x - x1। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन लिख दिए। जब वो लाइन जो होगा एक पॉइंट x1, y1 से पास करेगा और उस लाइन का जो स्लोप होगा वो m के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो इसी में क्या होगा, जो स्लोप जो है जैसे जैसे यहाँ पे m का, क्योंकि m का हम बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े हैं, उसके हिसाब से हो जाएगा। यानी कि अगर थीटा का वैल्यू पता होगा तो m के जगह पे क्या रखेंगे tan थीटा। यानी ये जो m है इस m का वैल्यू क्या हो सकता है, वहाँ पे या तो tan थीटा रखेंगे या फिर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लिखेंगे, या फिर -a/b के फॉर्म में भी स्लोप निकाल सकते हैं, या फिर जो होगा वहाँ पे dy/dx निकाल के वहाँ पे हम स्लोप निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा उसमें स्लोप निकालने के लिए हमें dy/dx ही निकालना होगा, क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, dy/dx। तो स्लोप जो हमें मैक्सिमम निकालना पड़ेगा वो dy/dx वाले मेथड से निकालना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कोई भी रहेगा तो उसे हम निकाल लेंगे। तो अब यानी कि ये तो हम लाइन का इक्वेशन देख लिए, यानी कि अभी तक जो भी कुछ हम पढ़े वो सब क्या है, यानी कि 11th वाला चीज़ ही है। ये इतना तक जो है 11th का चीज़ ही है। अब इसमें ध्यान दो, जो यहाँ पे टेंजेंट, तो टेंजेंट का मतलब तो हम बताए थे जो सिंपल सा क्या, tan थीटा। टेंजेंट का मतलब tan थीटा। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में क्या होगा, जो तुम्हें स्लोप निकालने के लिए बोलेगा, क्वेश्चन में क्या होगा, स्लोप निकालने के लिए पूछेगा। तो स्लोप जो पूछेगा वो बोल देगा तुम्हें टेंजेंट का स्लोप निकालना है। स्लोप जो निकालना है वो टेंजेंट का निकालना है। जब क्वेश्चन में टेंजेंट का स्लोप पूछेगा तो 4 मेथड स्लोप निकालने का था, चारों में से किसी मेथड से स्लोप निकाल देंगे,
वही टेंजेंट का स्लोप होगा। यानी क्वेश्चन में जब हम स्लोप निकालेंगे चारों में से कोई भी मेथड लगा के, तो वो जो स्लोप निकल के आएगा वो हमेशा टेंजेंट का ही स्लोप निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम टेंजेंट हम निकालेंगे तो वो जो टेंजेंट निकल के आए, स्लोप जो निकल के आएगा वो हमेशा स्लोप जो होगा वो टेंजेंट का होगा। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन में हमेशा पूछेगा इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो सिंपल सा स्लोप निकालने का जो चारों में से कोई सा एक मेथड से स्लोप निकाल देंगे और वही स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का होगा। नॉर्मल वाले केस में चेंज होगा, नॉर्मल वाले केस में चेंज होगा। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले केस में जो स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए नॉर्मल का स्लोप, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, यानी कि नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। और जिस केस में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री था उस केस में क्या आया था, m1 m2 बराबर -1। जिस केस में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो m1 m2 बराबर -1। तो इसी से हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए नॉर्मल का स्लोप निकालने का मतलब क्या होगा, हमें निकालना है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। क्वेश्चन में हमेशा अगर टेंजेंट का स्लोप पूछा, टेंजेंट का मतलब सीधा जैसे हम स्लोप निकालते हैं वो निकाल देंगे, तो वो टेंजेंट का ही स्लोप होगा। लेकिन नॉर्मल का केस, नॉर्मल वाले में जब स्लोप निकालना होगा तो हम पहले स्लोप निकालेंगे, पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और फिर उसको -1 अपॉन कर देंगे। -1 अपॉन क्यों करेंगे, क्योंकि m1 m2 बराबर होता है -1। m1 m2 बराबर -1 कब आया था, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री था। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री था तो m1 m2 बराबर -1 आया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से m2 का वैल्यू निकालते हैं, अगर हम m2 का वैल्यू निकालते हैं तो m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m1। m2 का वैल्यू निकालना था तो m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1। तो वही लिखा हुआ है, मान लो स्लोप नॉर्मल का जो स्लोप है वो m2 है, तो m2 बराबर -1 अपॉन m1। ठीक है, तो नॉर्मल का जब भी स्लोप निकालना होगा तो टेंजेंट वाले का हम स्लोप निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी -1 अपॉन कर देंगे। तो -1 अपॉन करने से उसका स्लोप निकल के आ जाएगा। हमें इस चीज़ में यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल में जो है बाकी सब चीज़ 11th में पढ़ चुके थे, यही चीज़ दिखना था, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा और नॉर्मल का क्या होगा। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप, -1 अपॉन में लिख देंगे टेंजेंट का स्लोप, तो वही हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप। अब क्या है, हमें इक्वेशन लिखना है, टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन। जो टेंजेंट वाले का इक्वेशन क्या होगा और नॉर्मल वाले का क्या होगा। तो देखो हेडिंग हम लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, और दूसरा इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो अभी तो हम क्या किए थे, स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन लिखे थे, स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन आया था क्या था, y - y1 इक्वल टू m x - x1, ये आया था स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ पे जो है हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y - y1 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1। बात समझ आ गया। यानी कि टेंजेंट का जब हमें इक्वेशन लिखना होगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो y - y1 इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। देखो हो सकता है जो यहाँ पे dy बाई dx जो है, इस dy बाई dx के ये जो सफिक्स है यहाँ पे p लिखा रहता है। ये जो dy बाई dx है, इस dy बाई dx के सफिक्स में p लिखा रहता है। p लिखा होने का मतलब क्या हुआ, जो dy बाई dx निकालना है हमें किसी पॉइंट
पी पे, जैसे हम पीछे जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालने के लिए डी बाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू 3 पे, एक्स इक्वल टू 4 पे निकाले थे, वैसे यहाँ पे पॉइंट पी पे निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, जिसका स्लोप जो है टेंजेंट का क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अगर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो वो होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू, अब यहाँ पे स्लोप यानी कि m x माइनस एक्स वन, तो यहाँ पे स्लोप जो लिखना होगा वो किसका लिखना होगा, नॉर्मल का, क्योंकि इक्वेशन हम किसका लिख रहे हैं, नॉर्मल का, तो यहाँ पे स्लोप हम किसका लिखेंगे, नॉर्मल का। तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पी। बात समझ आ गया। यानी कि अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे स्लोप हम टेंजेंट का लिखेंगे, अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे स्लोप जो होगा वो हम नॉर्मल का लिखेंगे। और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट के स्लोप का उल्टा, और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो लिख दिया -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमें निकल के आ गया दोनों का इक्वेशन। अगर इक्वेशन लिखना होगा तो इसी फॉर्मूला से हम किसी का भी इक्वेशन लिख लेंगे। अगला इसका लास्ट हेडिंग है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, जब दो गो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो उसके बीच का एंगल, फॉर्मूला भी लिखे थे, जो टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्योंकि वो जो एंगल था उसमें भी क्या हुआ था, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। देखो, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज defined to be the angle between the tangent to the two curves at their point of intersection tan theta इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, वही चीज़ होगा जो पीछे हम बताए थे, दो लाइन के बीच का एंगल, क्योंकि दो लाइन के बीच का एंगल, तो दो लाइन के बीच में एंगल कब फॉर्म होगा, जब वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इंटरसेक्ट नहीं किया तो वहाँ पे एंगल नहीं फॉर्म होगा। तो वही लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट, दो कर्व के बीच का इंटरसेक्शन का एंगल, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 का क्या है, फर्स्ट कर्व का स्लोप, और m2 क्या है, सेकेंड कर्व का स्लोप। ठीक है, तो इसी तरीके से हम टेंजेंट और नॉर्मल का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे वही चीज़ है जो हम स्लोप कैसे निकालेंगे। टेंजेंट वाला जो स्लोप होगा, टेंजेंट वाला, तो टेंजेंट वाले का स्लोप तो सीधा जैसे हम स्लोप निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए, जब चारों को फॉर्मूला हम बताए, चारों में से हम किसी का यूज करके अगर स्लोप निकालेंगे तो वो जो स्लोप निकल के आएगा वो हमेशा टेंजेंट का ही स्लोप निकल के आएगा। लेकिन अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा, नॉर्मल वाले का, तो नॉर्मल वाले का स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे और उसको -1 अपॉन टेंजेंट कर देंगे, -1 अपॉन टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देंगे, तो वो क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस केस में स्लोप बराबर होगा, यानी m1 बराबर m2। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में क्या होगा, दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई जो होगा वो -1 के बराबर होगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब दो लाइन
अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि दो लाइन जब एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जब इक्वली इंक्लाइंड होगा, तो उस केस में जो स्लोप होगा वो क्या होगा, +-1 होगा। दोनों जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इक्वली इंक्लाइंड वाला, तो उसमें क्या करेंगे, जहाँ पे m स्लोप जो लिखा रहेगा m, तो वहाँ पे दोनों रखेंगे, +-1 दोनों रखेंगे, फिर प्लस वाले को अलग सॉल्व करेंगे और माइनस वाले को अलग करेंगे, तो वहाँ से दो लाइन का इक्वेशन मिलेगा। बात समझ आ गया? क्योंकि एक बार हम ऊपर वाले डायरेक्शन में जब चले थे एंटी क्लॉकवाइज में, तब एक थीटा मिला था 45 डिग्री, और जब एंटी क्लॉकवाइज में चले थे तो उस समय मिला था 135 डिग्री। तो वहाँ पे दो गो थीटा है तो दो गो स्लोप होगा, और जब दो गो स्लोप है तो दो गो लाइन का इक्वेशन भी होगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो 11th वाला जो स्लोप जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्टार्टिंग वाला चीज़ जो था स्लोप और इक्वेशन ऑफ लाइन, वही चीज़ इसमें यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख लिए, बाकी जो है कल अब इसका हम एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है।